हेलो दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल आई एस थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ फिर से लक्ष्मीकांत का उसी सीरीज का कंटिन्यूएशन जो कि हम कर रहे थे। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, लेक्चर 1। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को मैंने 3 पार्ट में बात बांट दिया है। पहला पार्ट 1, पार्ट 2 हो चुका है। पार्ट 3 आज हम लोग पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करने उतना ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि जितना गरीब तबका हो सकता है वहाँ तक इस चैनल को पहुँचाया जाए। मेरी यही विनती है आपसे। कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, जॉब है मेरे पास, कोई पैसा कमाना नहीं है। बस मेरा जो सपना था आईएएस बनने का, वो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरा करना चाहता हूँ। बस इतनी सी गुजारिश है। ठीक है, हाँ, ठीक है। भले आप हो सकता है आगे मैं स्टेट पीसीएस वगैरह दूँ हो जाऊँ तो, पर टीचिंग हमेशा चलते रहेगा, ये आपसे वादा है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट चलते रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भाई मैं आपको कहूँ कि भाई अब मैं उसको मोनेटाइज कर रहा हूँ। ठीक है, वो सब बिजनेस मॉडल अपना नहीं है। यहाँ बस बच्चों का प्यार चाहिए। ठीक है, सपोर्ट चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। हम उस दिन आर्टिकल 32 की चर्चा कर रहे थे। एक बार रिवाइज करा दूं। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आपको पूरा हक देता है ये संविधान कि आप चले जाए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आर्टिकल 226 आपको हक देता है कि आप जाए हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां आपके पास रिमीडियल है हाई कोर्ट में, तो पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, न्याय नहीं मिलता है तो हमारे पास आए। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इसलिए इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इसे सोल कहा गया है। मैंने आपको बताया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इससे, है ना। इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्यों, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो बाकी फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हैं। भाई क्यों मीनिंगलेस है? अब जब हनन हो रहा है हम उसके अगेंस्ट कोर्ट जा ही नहीं सकते तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई न्याय मिलना चाहिए ना। अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आज का शुरू, ये तो रिवीजन करा है। नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो रिट्स। सुप्रीम कोर्ट आपके, जब आप आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए कई तरह के रिट्स जारी करता है। कौन कौन से रिट्स हैं? 5 तरह के रिट्स हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है? नहीं, ये हाई कोर्ट भी दे सकता है। और अगर पार्लियामेंट चाहे, ठीक है, तो वो किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है देने को। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं पार्लियामेंट ने बनाया है। तो सिर्फ आपके लिए जो रिट्स पास कर सकता है वो कौन पास कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और ये इंग्लिश लॉ से लिया गया है, इसीलिए इसको प्रीरोगेटिव रिट्स कहते हैं। क्या क्या है रिट्स, एक एक करके समझते हैं। और इन रिट्स से बहुत फेमस क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीलिम्स 2022 में भी बना था, जहां तक मुझे याद है सर्टियोरारी या मंडामस से क्वेश्चन बना था। और उसमें जो आंसर आया था वो बड़ा ही डिबेटेबल था। आज भी लोग कहते हैं कि यूपीएससी ने गलत आंसर दिया। ये अलग बात है कि यूपीएससी कभी मानता नहीं, उसने जो कह दिया सो ब्रह्मा की लकीर है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। ये कैसे डिफरेंट है ये भी बता दिया गया था कि रिट्स कैसे डिफरेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। तो रिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला है हैबियास कॉर्पस। हैबियास कॉर्पस कहता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब ये आपकी अगर बॉडी को कोई इंडिविजुअल अनलॉफुली रख ले रहा है, या कानून अनलॉफुली, पुलिस अनलॉफुली रख ले रही है, एडमिनिस्ट्रेटर रख ले रहा है, तो आप कोर्ट तुरंत कहता है, हैबियास कॉर्पस लगाता है ताकि आप सबसे पहले जो पर्सन है उसकी बॉडी को प्रोड्यूस करिए। ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करता है। अगर इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं होगा, अगर हैबियास कॉर्पस नहीं, ठीक है, यदि हैबियस कॉर्पस नहीं रहा तो इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस रिट इज कॉल्ड बलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। हो सकता है कल को आ जाए प्रीलिम से क्वेश्चन कि व्हाट डू मीन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज नोन एज बलवार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो इट इज हैबियस कॉर्पस। कुछ मुख्य बातें जो है अंडरलाइन कर रखी है मैंने, समझने के लायक है कि ये कहाँ नहीं लग सकता है। जहां डिटेंशन लॉफुल है, या डिटेंशन किसी कंपिटेंट कोर्ट द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके अलावा डिटेंशन प्रोसीडिंग जो है वो किसी कोर्ट द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट लगता है, स्टेट के अगेंस्ट भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज जो है नहीं लगाया जा सकता। या इसके अलावा इसलिए भी नहीं लगाया जा सकता कि अगर कोई ऐसा कोर्ट है जिसका अपने जुरिस्डिक्शन को यूसुर्प करके, अपने जुरिस्डिक्शन को पार करके
ठीक है, कोई जजमेंट दिया है, ठीक है, और डिटेंशन उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर कोर्ट ने आपका डिटेंशन किया है, तो भी इसको लगाया नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं लगाया जा सकता है, ये चीज पूछा जाता है। किसके अगेंस्ट लगाया जा सकता है, ये चीज पूछा है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है मंडामस। मंडामस कहता है इट इज कमांड। ये एक हायर, ये जो कोर्ट है वो पब्लिक ऑफिसर को कमांड करता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। अगर कोई पब्लिक ऑफिस अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, मान लो कि कचरा उठाना है, वो एमसीडी नहीं उठा रहा है, तो मंडामस जो है, जो लागू किया जा सकता है कोर्ट द्वारा, भाई उसको फोर्स कर सकता है क्या होगी, उसको परफॉर्म करे। किसे किसके अगेंस्ट, इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी, किसी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट, सबके अगेंस्ट लग सकता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट नहीं लग सकता, याद रखिएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस लग सकता है, मैंडामस नहीं लग सकता है। या कोई डिपार्टमेंटल काम नहीं हो रहा, उसके उसको अप्लाई करने के लिए नहीं लग सकता है। डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज को लगाने के लिए नहीं लग सकता है। किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं लग सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं लग सकता है। गवर्नर से अगेंस्ट नहीं लग सकता है। ठीक है, चीफ जस्टिस से अगेंस्ट नहीं लग सकता, ये सब चीजों के अगेंस्ट नहीं लग सकता। बाकी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, और आपको क्या कर सकते हैं, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, इन सबके अगेंस्ट लग सकता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, हम आपको प्रोहिबिट करते हैं ये करने से। तो ये हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को प्रोहिबिट करता है अपने जुरिस्डिक्शन को सरपास करने से। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट लगता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इनके खिलाफ नहीं लग सकता है। ठीक है, तो इसमें और मंडामस में क्या अंतर है, मंडामस एक्टिविटी कहता है, प्रोहिबिशन इन एक्टिविटी को प्रमोट करता है। सर्टियोरारी, ये भी प्रोहिबिशन, इसको प्रोहिबिशन प्लस कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है, प्रोहिबिशन प्लस। क्यों प्रोहिबिशन प्लस, प्रोहिबिशन है कि कोई भी अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करने से रोकने की कोशिश करता है। सर्टियोरारी में दोनों चीज है, कोई भी अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन को पार करने से भी रोकता है, या उसके द्वारा दिया गया किसी डिसीजन को जो ऑलरेडी दिया गया है उसको वापस लेकर के क्वेश्चन भी कर दे सकता है। तो यू क्यूरेटिव भी है और रिट्रोस्पेक्टिव भी है। ठीक है, प्रिवेंटिव भी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। अच्छा, ये किसे अगेंस्ट लगता है, इनिशियली सिर्फ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट लगता था, लाइक प्रोहिबिशन, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लग सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी। ठीक है, हाँ, लेकिन ये लेजिस्लेटिव बॉडीज और इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं लग सकता। तो याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन था। लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट नहीं लग सकता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं लग सकता है। ठीक है, ये कोर्ट्स के अगेंस्ट लग सकता है और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अगेंस्ट लग सकता है। बोलो क्लियर है। लास्ट, क्यू वारंट। क्यू वारंटो है कि टू व्हाट अथॉरिटीज का मतलब होता है, कोर्ट किसी भी व्यक्ति से इंक्वायर कर सकता है जो किसी पब्लिक ऑफिस के लिए रन कर रहा है, कि भैया आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, आप इस पब्लिक ऑफिस पे क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये दिस कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर। किसी परमानेंट तरह का पब्लिक ऑफिस है, उसी में लागू हो सकता है, जो कि किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है। किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो याद रखिएगा, किसी भी प्राइवेट ऑफिस, मान लीजिए कोई आगे कहे कि भैया आईबीएम में ये सीईओ काहे बने हैं, ये क्यों वारंटों के तहत आएगा, वो नहीं आ सकता है। या किसी कोई कह दे भाई मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बने, उसके अगेंस्ट भी नहीं लग सकता है। तो ये प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट या मिनिस्टरशिप के अगेंस्ट नहीं लग सकता है। अच्छा, इसमें एक खूबी की चीज है कि, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कि ये कोई भी पर्सन इस चीज को क्यू वारंटो के तहत कोर्ट मूव कर सकता है, क्यू वारंटो लागू करने के लिए कोर्ट को आग्रह कर सकता है। सिर्फ वही नहीं जिसके साथ जो विक्टिम है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन ऊपर के जो फोर है, हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, ये सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ लग सकता है। वही पर्सन जा सकता है, कोर्ट आग्रह कर सकता है। दैट ओनली पर्सन, दोज ओनली पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, जिसके साथ जिसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। लेकिन क्यू वारंटो में एनी पर्सन कैन, एनी पर्सन। बोलो क्लियर है। ये 5 रिट फेवरेट है यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बार बार घूम के आता है। और यही क्वेश्चन आएगा कि इसके अगेंस्ट लग सकता है, नहीं लग सकता। तो ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, माइक्रो नोट्स बनाते रहिए। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से, मैं पढ़ाता हूँ, सुनिए और माइक्रो नोट्स बनाइए। लक्ष्मीकांत का अंडरलाइंड वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप आईएएस थिंक टैंक पे मिल जाएगा, आईएएस थिंक टैंक पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो हम आर्टिकल 32 तक कंप्लीट कर लिए। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 है, और कुछ उसके बाद में और भी चीजें पढ़ेंगे। आर्टिकल 33 जो कहता है, वो क्या कहता है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट का एप्लीकेशन आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स में प्रोहिबिट कर सकता है लगने से, या वो उसको मॉडिफाइड फॉर्म में लगा सकता है। और इसके लिए कई सारे एक्ट है, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, ये
पार्लियामेंट उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन कर सकता है। आपको पता है पुलिस को कोई हक नहीं है कोई यूनियन बना सकता है, आर्म फोर्सेस को कोई हक नहीं यूनियन बना सकता है। तो इस तरह की इम्पोज रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा, नॉट बाई स्टेट लेजिस्लेचर या एनीवन एल्स। ठीक है। इसके अलावा जो मैं येलो में अंडरलाइन किया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आर्टिकल 33 के तहत जो पार्लियामेंट है वो कोर्ट मार्शल्स को रिट सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन से अलग कर सकता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट किसी को जाना है, मानिए कोर्ट मार्शल हुआ, उससे उस किसी की फंडामेंटल राइट की हनन हो रही है आर्म फोर्सेस में। आपको पता है आर्म फोर्सेस में कई बार क्या होता है कि कोर्ट कोर्ट मार्शल होता है। तो कोर्ट मार्शल होता है तो अगर कोई बंदा एग्रीव्ड फील करता है, उसे लगता है कि भैया उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है 32 के तहत। लेकिन वहां भी पार्लियामेंट एक काम कर सकता है कि वो उसको एक्सक्लूड कर सकता है कि भैया कोर्ट मार्शल जो है वो सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के रिट दैट इज आर्टिकल 226 के तहत नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं आर्टिकल 34 दैट इज मार्शल लॉ। देखिए मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी सिविलियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा वायलेंस हो जाता है तो सिविलियन गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और वहां मार्शल लॉ लगाया जाता है, आर्मी फ्लैग मार्च करती है। ठीक है। तो जब मार्शल लॉ लगता है तो सुप्रीम कोर्ट सॉरी पार्लियामेंट को पूरा का पूरा हक है कि वो वहां के गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी इम्प्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है। इम्प्यूनिटी या इम्प्यूनिटी का दूसरा मतलब होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है कि अगर वो किसी कोई कार्य कर रहे हैं इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। ठीक है। कोई भी वो सेंटेंस पास कर रहे हैं, ठीक है, पनिशमेंट दे रहे हैं, वो सबको मार्शल लॉ के तहत वो वैलिड कर दे सकता है। ठीक है। और ये सब किया जाता है वहां पे वायलेंस कम करने के लिए और ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। ये इंग्लिश लॉ से बोरो किया गया है। मार्शल लॉ क्या है कहीं भी डिफाइंड नहीं है संविधान के अंदर। ठीक है। और इसका मतलब सिंपली है, मार्शल लॉ का मतलब सिंपली होता है, ठीक है, क्या होता है भाई कि गवर्नमेंट बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, ऑर्डिनरी लॉ सस्पेंड हो जाते हैं, ऑर्डिनरी गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है और मिलिट्री लॉ द्वारा, ठीक है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के द्वारा रूल होता है। ठीक है। क्या क्या वो कर सकते हैं मार्शल लॉ में, दे कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, बिना वारंट के घर सर्च कर दिया जा सकता है, सिविलियन को पनिश कर सकते हैं, इवन दे कैन बी कंडेम्ड टू डेथ। ठीक है। और इन सब से उनको क्या है इम्यूनिटी प्रोवाइडेड रहती है, ऐसा पार्लियामेंट अगर चाहे तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये दिया कि इवन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ मार्शल लॉ हैबियस कॉर्पस का होना रद्द नहीं हो सकता है, हैबियस कॉर्पस को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हैबियस कॉर्पस मैंने आपको बताया इज द बलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। हैबियस कॉर्पस नहीं रहेगा तो पुलिस, आप पुलिस को का फोटो खींच लेंगे बिना हेलमेट के चलते तो उठा के आपको थाना में बंद कर देगा। आपको थाना में बंद कर देगा तो क्या होगा कि थाना में बंद कर देगा तो उठा करके आपके फैमिली वाले जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट और कह सकते हैं कि भैया हैबियस कॉर्पस लगाया जाए। ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में क्या अंतर है। मार्शल लॉ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स, रिलेशनशिप विद सेंटर, स्टेट, फिनेंस सबको इफेक्ट करता है। मार्शल लॉ सिर्फ गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को इफेक्ट करता है। नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट को कोई असर नहीं होता है। मार्शल लॉ लगाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन को रिस्टोर करने के लिए, जबकि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल वार अग्रेशन। ठीक है। और आप कह सकते हो आर्म्ड रेबेलियन जो होता है। ठीक है। ये जो मार्शल लॉ है सिर्फ इस पूरे देश में कभी नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट में लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगाया जा सकता है, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाया था। ठीक है। और किसी एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक्सप्लिसिट नहीं है। नेशनल इमरजेंसी को संविधान में डिफाइन किया गया और मैंने आपको बताया आर्टिकल 352 के तहत स्पेशल प्रोविजंस है इसके लिए। और ये कहां से लिया गया है याद करो, देखो कितना याद है लोगों को। ये जर्मनी के वीमार रिपब्लिक से उठाया गया है सब, है ना। मतलब बेसिकली इस रिपब्लिक से ये नहीं उठाया गया है, वीमार रिपब्लिक से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ये उठाया गया। ठीक है। अब अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड कुछ विशेष बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हर चाहे फंडामेंटल राइट स्टेट सब्जेक्ट से क्यों ना डील करे, उस पर कानून बनाने का हक पार्लियामेंट का है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है। वही चीजें बता रहा है, पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था आर्टिकल 16 जब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे कि अगर
ये प्री कंडीशन लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश का आदमी ही इस एग्जाम को देगा, पर वो कौन लगा सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट लगा सकता है, मध्य प्रदेश का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लगा सकता है। दूसरी चीज ये एम्पावर करना कि भैया रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं और भी कोर्ट में रहेगा, ये भी सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड भी पार्लियामेंट कर सकता है रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। और मार्शल लॉ के समय भी सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ जो लॉज हैं जैसे अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग, इनसे रिलेटेड भले वो फंडा हो सकता है इसमें से कुछ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेट करता हो और आपको लगे कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हक किसको है कानून बनाने का? पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहीं पे पता चलता है कि जो पार्लियामेंट हमें इज ऑलवेज हैविंग एन अपर हैंड एज कंपेयर टू द स्टेट लेजिस्लेचर। और वही एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पार्ट के आने से पहले कोई भी कानून है वो तब तक कैरी ऑन होगा जब तक वो रिपील नहीं हो जा सकता है, ठीक है। पर्टिकुलरली उसको कानून बना के रिपील नहीं किया जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जाता तब तक वो इन्फोर्स हो। यही कहानी इतने लंबे में बात की गई है। अब राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था चैप्टर के लास्ट में डील होगा। राइट टू प्रॉपर्टी दो राइट्स थे, एक 19(1)(f) और एक आर्टिकल 31। 19(1)(f) ये कहता था कि किसी भी व्यक्ति को हक है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करे, डिस्पोज करे। आर्टिकल 31 ये कहता था कि किसी को भी उसके प्रॉपर्टी के तहत से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ, ठीक है। वो एम्पावर करता था कि स्टेट चाहे तो किसी भी पर्सन के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, किस चीज के लिए? पब्लिक पर्पस के लिए, पर उसे कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। कई सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है। और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसका सबसे बड़ा इंप्लीकेशन ये है कि अगर आपके राइट टू प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। हाँ, ये एक लीगल राइट है, इसको ऑर्डिनरी लॉ के तहत, ऑर्डिनरी लॉ के वायलेशन के तहत आप इसको ट्रीट कर सकते हो। किसमें है ये? पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, ये क्या कहता है आर्टिकल 300? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी बाय, ठीक है। बिना अथॉरिटी बाय लॉ, बिना किसी से लॉ के तहत उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बेसिक पार्ट के स्ट्रक्चर का भी पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इट कैन बी अमेंडेड। इसका एप्लीकेशन ये वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसको एबराइज करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, ये ऑर्डिनरी लॉ की तरह आपसे आपका ब्रांच किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये चूंकि एक लीगल राइट हो गया तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पार्लियामेंट बाय लॉ चाहे तो आपको डिप्राइव कर सकता है, ठीक है। तीसरी चीज की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कंपनसेशन की अंडर दिस लॉ, ठीक है। यही कह रहा है, नो गारंटेड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन एबॉलिश, आपको हटा दिया गया है, लेकिन दो प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? क्या दो प्रोविजन ऐसा है जहां अभी भी आपको राइट टू प्रॉपर्टी, और वो क्या क्या आप ध्यान दे पूछा जा सकता है। एक, कभी भी स्टेट जब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है या किसी व्यक्ति के एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करता है जो उसके पर्सनल कल्टीवेशन में है और वो जो थ्रेशोल्ड फिट किया गया है, सीलिंग लिमिट उससे अंदर में है, तो उसे कंपनसेशन देना हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ के एफआर इसी पे यहाँ पे फोकस देके पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज 31A, 31B एंड 31C। 31A क्या कहता है? 31 ये कहता है कि कोई भी लॉ, ठीक है, ये लॉ को इस जो अगर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सॉरी वो आर्टिकल 31C कहता है, मैं उसको बाद में बता दूंगा, पहले 31A देख लें। ये आर्टिकल 31(5) के तरह के लॉ को चैलेंज होने से बचाता है अगर वो आर्टिकल 14 या 19 का वायलेशन कर रहे हैं। फिर से समझिए, 5 तरह के लॉ को वो बचाता है अगर वो 14 और 19 के फंडामेंटल राइट, 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ और 19 राइट टू फ्रीडम का वायलेशन कर रहा है। क्या क्या लॉ है? एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर कर रहा है स्टेट, किसी टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट, किसी कॉर्पोरेशन का एमलगमेशन मतलब विलय हो रहा है, ठीक है। दूसरा कि शेयर होल्डर ऑफ कंपनी के राइट्स को मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। माइनिंग लीजेस को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, बस रट लेना है इनको कि कौन कौन, या एक बार पहचान लेना चाहिए ताकि आप ऑप्शन हो तो पहचान सकें। इनमें अगर इनसे कोई भी कानून है तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि भाई वो 14 या 19 के तहत वायलेट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, ये तब तक नहीं वैलिड है अगर वो इम्यूनाइज नहीं होता है जुडिशियल रिव्यू में, तब तक जो स्टेट का
कानून है उसको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, ठीक है, एक सेकंड, डज नॉट इम्यूनाइज द लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट एंड इज रिसीव्ड एसेंट। लेकिन तब तक ही कानून, जो भी ऐसा कोई कानून है, मानो हम स्टेट, कोई स्टेट एक्विजिशन के लिए कोई कानून बना है, तब तक वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, जब तक वो जुडिशियल रिव्यू के जुरिस्डिक्शन में से बाहर नहीं है, जब तक, क्योंकि 31 है उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर करता है अगर वो 14 और 19 को वायलेट कर रहा है तो, लेकिन तब तक नहीं है जब तक प्रेसिडेंट का उसको एसेंट नहीं मिला और प्रेसिडेंट उसको कंसीडर नहीं किया, ठीक है। This article also provides for the payment of compensation at market value when the state acquires the land held by a person on such personal cultivation। देखिए ये क्या कहता है कि ये आर्टिकल में ये भी इम्प्लाई करता है कि अगर किसी की एग्रीकल्चर लैंड को ली जा रही है जो उसके पर्सनल कल्टीवेशन के तहत है और जो थ्रेशोल्ड है, सीलिंग लिमिट है, उससे कम है, तो ये उस स्टेट को उसको कंपनसेशन देना होगा मार्केट में, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग है, पर मैं जो चीज़ों को कंफ्यूजिंग कर रहा हूँ हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो फिर से मैं समराइज कर देता हूँ, 5 तरह के लॉ है जिसको 14 और 19 के वायलेशन होने से रोकता है, ठीक है। वायलेशन हो रहा है तो भी उसको आप इनवैलिड जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो तब तक नहीं एलिजिबल है इस चीज के लिए जब तक उसको एसेंट नहीं दिया है प्रेसिडेंट ने और कंसीडर नहीं किया है। और हाँ, यही कानून कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के विद इन सीलिंग, विद इन थ्रेशोल्ड, अगर एग्रीकल्चर लैंड जो उसके पर्सनल कल्टीवेशन के तहत है स्टेट एक्वायर कर रहा है तो उसे मार्केट वैल्यू के रेट से कंपनसेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है 31 बी, वेरी फेमस, मैंने चर्चा भी की थी, ठीक है। क्या है ये, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया था। क्या है भाई कि 9th शेड्यूल, किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून करने के लिए, ठीक है, ये एक्ट लाया गया था, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। अगर वो 9th शेड्यूल में ला दिया गया तो उसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं किया जा सकता है, सॉरी, इम्यून कर दिया जाएगा जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल रिव्यू से उसे इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले पहले के ही अगर हैं तो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है, उसके बाद के सारे कानून जुडिशियल रिव्यू के तहत आएंगे। अगर वो 14, 15, 19 किसी भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन कर रहे हैं, 21 या बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन कर रहे हैं, तो याद रखेंगे ये यूपीएससी 2000, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का सवाल है, या मुझे माफ करिएगा शायद 2020 या 21 का सवाल देख लीजिएगा स्टेटमेंट में, ठीक है, कि आर्टिकल 31 भी इम्यून करता है कानून को, ठीक है, फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लेकिन अगर 1973 से पहले है तो वही 73 के बाद हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उसको स्ट्राइक डाउन भी किया जा सकता है। कट ऑफ डेट देखिए, याद है स्टेट पीसीएस है तो 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, वरना अगर यूपीएससी है तो सिर्फ 1973, 1973। सेविंग आर्टिकल 31 सी, 31 सी क्या कहता है, ये 25वां अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है स्टेट यूपीपीसीएस में। 25वां अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने इसको इंसर्ट किया था, और वो कहता है कि अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है और वो 39 बी एंड सी, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी के सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, 3 तरह के डीपीएसपी होते हैं, लिबरल प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल। अगर 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून बन रहा है तो वो सिर्फ इसलिए इनवैलिडेट नहीं हो सकता है कि वो 14 या 19 का वायलेशन कर रहा है, ठीक, ये कहा गया था। और दूसरा कहा गया था कि इसलिए भी उसको इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता है कि वो इस पॉलिसी के लिए बना था लेकिन इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले को तो अपहेल्ड कर दिया कि नहीं भाई, ये तो चलो ठीक है, अगर 14 19 को वायलेट करता है तो हम उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सोशलिस्टिक, क्योंकि प्रियम्बल में हमारा क्या था, सोशलिस्टिक था और अभी भी है, तो सोशलिस्ट पैटर्न को लाने के लिए जैसे लैंड रिफॉर्म्स वगैरह। लेकिन हाँ, सेकंड वाले को उसने इनवैलिडेट कर दिया, ये कहते हैं कि भैया अगर आप कहे हैं कि हम इस कानून को ला रहे हैं ताकि लैंड रिफॉर्म्स, और वो लैंड रिफॉर्म हो ही नहीं रहा है और दूसरी तरफ वो आर्टिकल 14 का वायलेशन भी कर रहा है, 19 का वायलेशन भी कर रहा है, तो भाई ये चीज बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो सेकंड वाले को इनवैलिडेट कर दिया, लेकिन फर्स्ट वाले को अपील किया, फर्स्ट वाला आज भी जीवित है, सेकंड वाला मर गया, ठीक है। सेकंड 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, और वो फर्स्ट वाला तो आपको बता ही दिया भाई, इंट्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट 1976 ने क्या एक और कोशिश की गई, आपको पता है उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोशिश करी कि भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी थे ना, दोनों का जो विचार, दे वर सेंटर टू लेफ्टिस्ट, ठीक है, भले वो सेंट्रिस्ट थे लेकिन लेफ्टिस्ट थे, तो चाहते थे कि भैया जो ये कैपिटलिस्ट है उनकी गर्दन मरोड़ी चाहिए।
तो गर्दन मरोड़ने के लिए उन्होंने किया क्या कि नॉट ओनली 39 बी एंड सी, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, सॉरी एनी ऑफ द डीपीएसपी, किसी भी डीपीएसपी को अगर लागू करने के लिए 14-19 का हनन हो रहा है तो हम उसको इनवैलिडेट सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा और इम्यून रहेगा। हालांकि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ही इम्यून इनवैलिडेट कर दिया मिनर्वा मिल केस में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ, हम लोग एंड पे आ चुके हैं चैप्टर के। क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स बहुत सारी हैं। एक्सेसिव लिमिटेशंस, मतलब कि बहुत ज्यादा उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। हर फंडामेंटल राइट्स में राइट से ज्यादा लिमिटेशंस है, पर मेरा पर्सनली मानो तो जरूरी भी है। आपको हक है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको देश तोड़ने की बात होती है। अब जैसे वो सरजिल इमाम है ना, सरजिल इमाम असम वाला, क्या कहता था बैठ करके कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर तोड़ के पूर्वोत्तर का पूरा भारत तोड़ने। अरे भैया, तुमको बोलने का हक दिया है तो हक दिया गया है तो थोड़ी ना तुम मुंह से हगोगे खड़ा होकर के भाई। है तुम इस मुल्क के हो, तुम इस मुल्क का खाते हो, तो इस मुल्क के लिए वफादारी शो करिए। अब जेल में सड़ रहे हैं। सिमिलरली जेएनयू में क्या कांड हुआ, किसने किया मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर जिसने भी किया, भारत तेरे टुकड़े होंगे हल्ला कर रहे हैं। भैया आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो थोड़ी ना भारत के टुकड़े करने लगोगे। हैं, समझ रहे हो ना, वही वाली बात है। एक चीज, चलिए, तो एक्सेसिव लिमिटेशन है, हाँ कुछ हद में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। कुछ लोग एक्यूज करते हैं, मेरे हिसाब से एक्सेसिव नहीं, लिमिटेशन बिल्कुल सही है। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, पूरी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, ये भी एक्यूज किया जाता है, हालांकि ये भी गलत है। आर्टिकल 17 क्या है? सोशल प्रॉब्लम जो है अनटचेबिलिटी, उसको ही तो इरेडिकेट करने की कोशिश करता है। नो क्लैरिटी, नो डाउट, इस पे तो मैं अग्री करता हूँ। कहीं माइनॉरिटी क्या है ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके वजह से क्या है कि लॉयर्स पैराडाइज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लॉयर्स पैराडाइज, वकील खूब पैसा काटते हैं यूज करके इसका। भाई माइनॉरिटी क्या होगा, क्या है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर क्या होगा, ये सब चीज डिफाइन नहीं किया है, जो हमेशा एक एम्बिग्विटी लाता है। परमानेंसी नहीं है, कई बार अमेंड होता है। ठीक है, अमेंडेड अलॉट, इमरजेंसी की दूरी दौरान खत्म कर दी जाती है। तो भाई जब इमरजेंसी में ही तो आदमी को अपने राइट्स का पता चलता चाहिए, उसी समय उसके इम्प्लीकेशन आप बंद कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। और अच्छा बात करेंगे जब इमरजेंसी के चैप्टर पढ़ेंगे। रिमेडी एक्सपेंसिव है, कोर्ट के चक्कर लगाओ। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन कोई मतलब नहीं, कहेगा भाई तुम्हारे पास हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आ जा रहे हो पर आर्टिकल 32 के तहत। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये वर्स्ट फीचर है। ठीक है, ये वर्स्ट फीचर है, हालांकि ऐसा लोग कहते हैं, मेरे हिसाब से इसमें भी कुछ अच्छा ही है। मुझे पता है कि फलाना आदमी बम फोड़ने जा रहा है, दंगा मचाने जा रहा है, दंगा भड़काएगा, कम्युनल मामला है, तो उसको अरेस्ट करके प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है। नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इवोर जेनिक्स, वो कहते थे कुछ है जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे हैं, कुछ है जो पॉलिटिकल थ्योरी पर है, कुछ है जिनका झुकाव पहले था कैपिटलिस्ट के तरफ, राइट टू प्रॉपर्टी। हालांकि मैं इसको भी बुराई नहीं मानता हूँ भाई, इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, तो वहां पे जो राइट्स होने चाहिए वो भी डाइवर्स होने चाहिए, वो हर एस्पेक्ट को देखेंगे। तो ये सब ये है। तो देखिए, इस तरह से आपसे एक मेन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि डू यू थिंक द पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लोडेड विथ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस क्रिटिकली एग्जामिन, है ना? तो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आप एक अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, बॉडी में क्या लिख सकते हो कि नहीं, कहीं कहीं एक्सेसिव लिमिटेशन है, पर एक्सेसिव लिमिटेशन जरूरी है। पहले तो आप चूंकि क्रिटिकली एग्जामिन है डायरेक्टिव, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप कह सकते हो कि हाँ लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस वेग है, उनका मिसयूज भी हो रहा है, ये सब बता दो, है ना? जैसे मिसयूज नहीं होता है, आप देख लीजिए कि लिमिटेशंस की भाई किसी को सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के तहत अगर वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसे उठा के भीतर कर दिया जाता है ना? ये सब आप एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन आप कह सकते हो कि बट टू से दैट these limitations should not be present is totally useless, baseless. Why? पहला कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब आप देश नहीं तोड़ सकते। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इट नेवर मीन्स कि आप जाकर के कम्युनल दंगे भड़का दें दो समुदाय के बीच में। फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो आप ऐसा नहीं कि मानो कहीं क्राइम सीन है, पुलिस कहती है प्रोहिबिटेड है, तो हम उसमें जबरदस्ती घुसेंगे। समझ रहे हैं ना? जाके वहां सबूत सबूत के साथ छेड़छाड़ करें, टैंपरिंग करें। क्रिकेट मैच चल रहा है, आईपीएल, तो भाई चूंकि संविधान है वो कहता है तो जबरदस्ती पिच में घुस जाए विराट कोहली के साथ सेल्फी लेने के लिए। तो कहने का मतलब कि लिमिटेशंस जरूरी हैं। मैं कहता हूँ ये लिमिटेशंस हैं जो फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी का अलग हो। ये लिमिटेशंस नहीं रहेंगी तो इन फंडामेंटल राइट्स का इतना दुरुपयोग होगा कि खुद बाबा साहेब की आत्मा जो होगी वो तड़पेगी कि भैया हम काहे इसको डालें। ठीक है,
सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की सिग्निफिकेंस क्या है मैं कई बार बोल चुका है, इट इज बेटर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये दिस इज बलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये दिस प्रिवेंट्स द टायरनी ऑफ द गवर्नमेंट, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप टू द मैक्सिमम टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, एंड देन हेंस द डेवलपमेंट ऑफ नेशन टू द मैक्सिमम, इट चूंकि राइट टू रिलीजन है तो इट स्ट्रेंथेन्स द सेक्युलरिज्म ऑफ द कंट्री, इट प्रमोट्स सोशल डेमोक्रेसी लाइक आर्टिकल 17, इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाइक आर्टिकल 14, है ना, इट प्रमोट्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिकल 21, इस तरह से हम कई सारी चीजें, क्या सर राइट सिर्फ पार्ट 3 में नहीं, कई और सारे राइट है, जैसे राइट आर्टिकल 326 पार्ट 15, सभी को हक है, राइट है कि वो लोकसभा राज्यसभा में जाकर के चुनाव में लड़ भी सकता है और वोट भी दे सकता है, आर्टिकल 326 के तहत फ्रीली ट्रेड करने का हक है आर्टिकल 301 के तहत, ठीक है, नो टैक्स शैल बी लिवाइड एक्सेप्ट बाय एन अथॉरिटी बाय लॉ आर्टिकल 265, नो पर्सन शैल बी आर्टिकल 300 ए के तहत है कि भाई सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव एक्शन से पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी नॉट बाय एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, ये सब बातें हैं। और बात देख लें क्या है, ये आप देख सकते हो कौन कौन सी लॉज हैं, उसका एक बार आप ये चार्ट है देख सकते हो, और बाकी चीज हम लोग डील कर चुके हैं। एक चीज समझ सकते हो ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के लिए, पहली ओबीसी, चूंकि आपने पढ़ा आर्टिकल 16 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा था कि भाई एक कमेटी बनाइए जो ओबीसी को समझे और क्रीमी लेयर को समझे, तो पहली कमेटी थी काका कालेलकर कमेटी, है ना, जो 1953 में बनी थी, और ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में देख लेंगे, और कुछ है नहीं ऐसा खास इसमें अंडरलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में सवाल था, क्या था कि भैया कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो लैंड रिफॉर्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, तो आर्टिकल 31 बी के तहत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, जिसने सपोर्ट किया था। इस प्रकार दोस्तों बहुत लंबा चैप्टर फंडामेंटल राइट का थर्ड पार्ट, फंडामेंटल राइट का थर्ड पार्ट समाप्त हो चुका है, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आईएएस थिंक टैंक पे मिल जाएगा, और जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और गरीब कम्युनिटी को पहुंचाएं। कोई हक, देखो मैं इंटरव्यू फिस्ट हूँ, चाहता तो मैं छोड़ करके बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास मैन पावर की कमी है, वरना मैं आपके आंसर शीट्स भी चेक करना शुरू करता। मैंने एक दो लोग अपने मित्रों को भी जो मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल से हैं, और भी ऑप्शन से बात करिए, बहुत जल्द आपको एक दो महीने में दिखेगा, कई और फैकल्टीज इसमें जुड़ जाएंगे, है ना, अंडर ओवरऑल अंडर माय गाइडेंस, ठीक है, क्योंकि नो डाउट मैं अकेला सब कुछ ले नहीं सकता, और अकेला हर चीज में मैं परफेक्ट भी नहीं हो सकता, ये बट नेचुरल है, मेरा खुद का परफेक्शन है वो पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एस्से, ठीक है, इन जियो मेरी इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो कोई नहीं आएगा तो हर सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा और बिल्कुल अच्छा पढ़ाऊंगा परफेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मैं किसी और भी एक दो लोग को जोड़ूंगा, और एंड ऑल विल बी वेरी कॉम्पिटेंट। और आज देख लीजिए और क्या क्या लेक्चर आएगा, हिस्ट्री ऑप्शनल का सेकंड लेक्चर आएगा। एक बहुत बड़ा डिबेट होता है कि क्या ऑप्शन बी, क्या बैकअप प्लान जरूरी है यूपीएससी में, उस पर भी आज एक वीडियो आएगा, ठीक है, और एक वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज एक और आएगा कि हाउ टू राइट अ गुड एस्से, है ना, एक गुड एस्से कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डीपीपी ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आप कैसे पढ़े, फंडामेंटल राइट्स पढ़े और उठा करके उसकी डीबीपी वहां से सॉल्व कर ली, ठीक है, और नहीं तो मैं एक ही बात एडवाइस करूंगा कि विजन का सेक्शनल टेस्ट ले लीजिए, भले पुराना ही सही, 20-20, 25-25 रुपए में राजेंद्र नगर में मिलता है, और नहीं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, खरीद सकते हैं, परचेज करिए और बनाइए। सेक्शनल हर साल लगभग वही रहता है, बेसिक टेस्ट है, ये आपके बेसिक नॉलेज को चेक करेगा, ठीक है, यहाँ पढ़ते जाइए, बनाते जाइए। थैंक यू, इस मुहिम को जितना सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। आईएएस चैनल, आईएएस थिंक टैंक, लेट्स कॉन्कर इट की तरफ से आपको